हाँ बेटा, AC सर्किट कनेक्टेड टू रेजिस्टर ओनली। सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सर रिकॉर्ड नहीं कर रहे और तेरे को परमिशन भी नहीं दे रहे। AC सर्किट सर कह रहे हैं हर बार का होगा कनेक्टेड टू ओनली रजिस्टर। रेजिस्टर ओनली। सर ये बात आ चुकी है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था बेटा कि अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है और आपने इसे AC सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, इसका EMF है E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा I, उसका वैल्यू होगा E0 बाय आर। I का वैल्यू होगा E बाय R, यानी कि I0 sin ओमेगा t आता है। ये आपने कराया है? हाँ बेटा कराया, ये कराया था। क्यों लिख रहा हूँ सर मैं? I का वैल्यू हो गया बेटा E0 बाय R। ठीक है, फिर हमने बेटा ग्राफ बनाए थे, फिर हमने बेटा ग्राफ बनाए थे ई आई और पी थे। फिर हमने बेटा ग्राफ बनाए थे E I और P वर्सेस टाइम में। ये आपका EMF का ग्राफ था। ये तो फोटो खींच लेना। ठीक है, ये आपका EMF का ग्राफ था बेटा। ठीक है, नीचे से इससे छोटा I का भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही था। तो I का ग्राफ इसके नीचे था आर छोटा कर दीजिए, क्योंकि I इसका जो एम्पलीट्यूड था I0, ये I था, I0 E0 बाय R था ना, तो I0 छोटा था। फिर पावर हमने पढ़ा था EI होता है, पॉजिटिव में बड़ी पावर हमने पढ़ा था बेटा EI होता है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? बड़ा पॉजिटिव। एक और है। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता था? बड़ा नेगेटिव। बड़ा नेगेटिव। बड़ा पॉजिटिव। हाँ, बड़ा पॉजिटिव। ये आपका पावर का ग्राफ आता था। फिर एक पढ़ा था बेटा लास्ट में फेजर डायग्राम। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था बेटा कि वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। यहाँ पर क्या होता है बेटा? वोल्टेज एंड करंट दोनों का एंगल सेम है, वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। तो फेजर डायग्राम क्या होता था बेटा? सर इस बात का मतलब समझ नहीं आया। वोल्टेज करंट दोनों अगर वोल्टेज 45 डिग्री पर है तो करंट भी 45 डिग्री पर है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो बेटा अगर आपका EMF जो था वो ओमेगा टी एंगल पर है, ठीक है, तो ऐसा कुछ 11th में था ना फेजर? नहीं, तो बेटा सेम एंगल पर कौन चल रहा है? करंट। सेम एंगल पे कौन चल रहा है बेटा? करंट। ठीक है, सेम एंगल पे कौन चल रहा है बेटा? करंट। ये वोल्टेज है और ये क्या है बेटा? करंट। वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो E0, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है बेटा? I0। करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है बेटा? I0। कम इसलिए क्योंकि E0 बाय आर होता है। हाँ, ठीक है, तो इसमें तो कुछ समझने का था ही नहीं। अब हम डाले बेटा AC सर्किट कनेक्टेड टू इंडक्टर ओनली। इंडक्टर होगी। हाँ, AC सर्किट। तो अब ये कॉपी दिखा पहले अलग अलग, तू कहता लाऊंगा मैं, जिसमें तो अलग अलग लिखता है। याद दिला दिया करो। कल किसकी क्लास है? केमिस्ट्री। फिजिक्स की नहीं होगी कल? नहीं, AC सर्किट कनेक्टेड टू इंडक्टर ओनली। AC सर्किट कनेक्टेड टू इंडक्टर ओनली। आपके पास एक ऐसा AC सर्किट है जो इंडक्टर से जुड़ा हुआ है। AC सर्किट कनेक्टेड टू इंडक्टर ओनली। तो देखिए बेटा, ये आपके पास एक AC सर्किट है विच इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई। ठीक है, सॉलिनॉइड होता है इंडक्टर। ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई। इसका जो EMF होगा वो होता है बेटा E0 sin ओमेगा t। E इक्वल टू क्या होगा बेटा? E0 sin ओमेगा t। ठीक है, EL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। कितनी होती है? हमने EMF पढ़ी थी, फैराडे ने क्या कहा था? EMF इज इक्वल टू माइनस d phi बाय dt। EMF कितना होता था बेटा? माइनस d phi v बाय dt। इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता था?
मैग्नेटिक फ्लक्स सेल्फ इंडक्टर में कितना होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू Li, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू Li, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस dLi/dt, माइनस L बाहर आ गया, ये आ जाएगा di/dt, माइनस L बाहर आ गया, ये आ जाएगा di/dt। थोड़ा देखिए ये आपके पास, अब अगर आप KVL लगाते हैं, KVL कहता था कि एक क्लोज लूप में सारे वोल्टेज का सम जीरो होता है, तो E प्लस EL बाय KVL, एक क्लोज लूप में सारे वोल्टेज का सम कितना होता है? जीरो। क्लोज लूप में सारे वोल्टेज का सम कितना होता है बेटा? जीरो। तो E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस LDI/dt इज इक्वल टू जीरो। E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू LDI/dt, ठीक है। तो E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में L dt इज इक्वल टू DI, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रल ऑफ E नॉट बाय L साइन ओमेगा टी dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DI, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DI, ठीक है। E नॉट बाय L तो बाहर आ जाएगा, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे थोड़ा आंसर आएगा E नॉट बाय ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा, लिमिट क्या लेते हैं? कुछ नहीं, नॉर्मल विदाउट लिमिट, पर ये 0 से t और वो 0 से आगे, तो इसका जो इंटीग्रेट करेंगे नॉर्मल वो आएगा E नॉट बाय ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये करंट का एक्सप्रेशन आएगा। तो यहां पर देखिए घपला हो गया, घपला क्या हो गया? वोल्टेज का एंगल था ओमेगा टी, करंट का एंगल हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, फेजों में अंतर आ गया, एंगल्स में क्या आ गया बेटा? अंतर आ गया। रेजिस्टेंस में दोनों के एंगल सेम थे, करंट का भी और वोल्टेज का भी, करंट का भी और वोल्टेज का भी, दोनों का एंगल सेम था। इंडक्टर के अंदर करंट बेटा पीछे चलता है बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, इसको हम लिखते हैं बेटा करंट लैग वोल्टेज बाय पाई बाय 2, इसको लिखा जाता है बेटा करंट लैग वोल्टेज बाय पाई बाय 2, मतलब करंट जो है वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे चलता है। इसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, वोल्टेज लीड करंट बाय पाई बाय 2। जहां तक हम ये कहें कि करंट पीछे चल रहा है या ये कह रहे वोल्टेज आगे चल रही है, बात एक ही है। एक बार सर ये बता दो इंटीग्रेशन करके कैसे आया? ये आएगा, बता दो। नहीं मेरा नहीं आया सर, तो मैं इंटीग्रेशन नहीं आता इसका मतलब कर दो, तो भी साइन का तो cos आएगा, तो cos साइन बदले 90 माइनस थीटा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos ओमेगा टी। अच्छा माइनस आया ना? हाँ ये आया, तो cos को लिखो sin 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। बाहर माइनस था cos का, माइनस को अंदर भेज दो। अच्छा अरे तो चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई तो ओमेगा, इंटीग्रेशन में कौन सा चीज? इंटीग्रेशन में तो नीचे आता है भाई, ठीक है सर, ये गलती होता है, इधर नॉर्मल इंटीग्रेशन हो रही है बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। करंट लैग वोल्टेज बाय पाई बाय 2, वोल्टेज लीड करंट बाय पाई बाय 2। नहीं भी आ रहा है तो भी आपको याद रखना है कि सॉल्व करके आंसर यही आएगा कि करंट में, इंडक्टर में करंट पाई बाय 2 पीछे चलता है। अब इसमें एक घपला और है, आई का फॉर्मेट होता है बेटा V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। यहाँ पर नीचे रेजिस्टेंस नहीं आया, ओमेगा एल आ रहा है, ओमेगा एल आ रहा है ना, तो इसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इंडक्टर का रेजिस्टेंस। यहाँ पर बेटा हेयर, यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं XL, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोनाउंस करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये होता है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। इसका वैल्यू होता है ओमेगा एल, इसका वैल्यू कितना मान के चलते हैं हम? ओमेगा एल, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। इसका ऐसा यूनिट ओम ही होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इस कॉइलिंग का भी अपना रेजिस्टेंस है। अगर कहीं पर कॉइल करोगे ना तो वहां पर उस कॉइल का भी रेजिस्टेंस पैदा होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? ओमेगा इंटू एल, ठीक है। जहां पर एल आपको याद है बेटा, एल क्या होता था?
हमने ईएमआई में पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। Sorry. फॉर्मूला क्या होता था सेल्फ इंडक्टेंस का? ये तो नहीं पता। चाटे मारो अपने आप को जिसको नहीं पता। तो कल बताते हैं। कल बताया था, मतलब लास्ट क्लास में बताया था ना आपने सेल्फ इंडक्टेंस। लास्ट टू लास्ट क्लास में सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। फिलहाल अगर बेटा हम एक्सेल वर्सेस एल का ग्राफ बनाते हैं, सर ग्रुप पे रिकॉर्ड करने के लिए कह रहे हैं आपको। कोई बात नहीं, सर साइंस ने बोला था। अब मैं नहीं कर रहा। एक्सेल वर्सेस एल का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? सर एक बार बता दे, एक्सेल ये समझ नहीं आया बेटा I इक्वल टू V बाय R का फॉर्मेट होता है ना। हाँ। तो इसको हमने रेजिस्टेंस मान लिया जो नीचे आ रहा था, उसका नाम एक्सेल दे दिया। उस रेजिस्टेंस का नाम एक्सेल है। I is equal to V बाय R होता है। हाँ V by R। नीचे R आना चाहिए था। हाँ। तो नीचे जो भी टर्म आ रही थी उसको हमने रेजिस्टेंस मान ओमेगा लिया। L को माना है। ओमेगा L हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये लिखे एक्सेल को हमने ओमेगा L माना है। हाँ। और ये मेरा रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर है। इसका नाम क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो है ये रेजिस्टेंस ही, नॉर्मल रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो एक्सेल वर्सेस एल का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्सेल वर्सेस ओमेगा का या फ्रीक्वेंसी का। ओमेगा 2 पाई न्यू होता है ना। ओमेगा कितना होता है बेटा? 2 पाई न्यू है ना। तो ओमेगा और न्यू का वेरिएशन एक जैसा होता है। तो एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाओ या एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो एक ही वैसा बनेगा। स्लोप एल होगा। हाँ स्लोप एल होगा। हाँ, स्लोप एल होगा इसका। अब आप देखिए बेटा, अगर हम इसमें ग्राफ बनाते हैं किस किस का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? फाइनली हम लिख सकते हैं बेटा I इक्वल टू ई नॉट बाय एक्सेल, ई नॉट बाय एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और इसको हम क्या लिख देंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यस और नो? इसको हम क्या लिख देंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसको हम क्या लिख देंगे बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। समझ आया नहीं आया बेटा? आई नॉट क्या होगा यहाँ पर? ई नॉट बाय एक्सेल, मतलब ई नॉट बाय आर होता है ना आई, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन है? एक्सेल। तो यहाँ पर आई हो गया ई नॉट बाय एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, ग्राफ आराम से देखिएगा बेटा। ग्राफ अगर हम ग्राफ बनाते हैं ईएमएफ का, करंट का, पावर का वर्सेस टाइम, ईएमएफ, करंट और पावर वर्सेस टाइम, अलग-अलग नाम है सर। तो एक ही बने आते हैं बेटा, पेपर में एक ही बने आएंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन वोल्टेज है, कौन करंट है, कौन पावर है। तो उसके मैंने निशानी बताई दी थी, जिसका एम्पलीट्यूड सबसे छोटा वो करंट, बीच का ईएमएफ, हाईएस्ट पावर। पावर ऐसे भी दो बोलो। हाँ ठीक है। तो आप देखिए बेटा, यहाँ पर ईएमएफ का एंगल कितना था? ओमेगा टी। तो इसका सपोज ये आपने साइन का ग्राफ बना दिया, दो ही बना दी सपोज, ठीक है। ये आपका ईएमएफ है। आई का एंगल कितना है बेटा? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पीछे से स्टार्ट होगा। तो बेटा माइनस में आ रहा है ना, तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट है, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? आई नॉट, थोड़ा नीचे नीचे रहेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ रहा है ना। तो ये माइनस की वजह से ये जो ग्राफ है बेटा, ये नीचे से शुरू होगा लाइक दिस, एंगल छोड़ेगी क्योंकि माइनस पाई बाय 2 है ना, माइनस आ गया तो इसलिए ये ग्राफ नीचे से शुरू होगा। ये हो गया आपका आई, उल्टेगी नहीं वो, फिर ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सही एक बात समझ नहीं आई, नीचे स्टार्ट होगा मतलब सर पहले अलग-अलग नाम है, उसको भी समझ नहीं आ रहा। बेटा ईएमएफ का ग्राफ कौन सा चल रहा है? साइन का फंक्शन चल रहा है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, वो ईएमएफ है। साइन एक्स का ग्राफ बना दिया बेटा, वो क्या है? ईएमएफ आया ना। सो ग्राफ इसमें साइन या कॉस के बनते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? माइनस पाई बाय 2, माइनस आ गया ना, तो ग्राफ कहाँ से आएगा? नीचे, और ओ से ना स्टार्ट करके पी नीचे से स्टार्ट होगा,
ठीक है, अगर ये होता ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ऐसे क्यों नीचे तो ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता। नेगेटिव होता है ना। क्या बेटा? नीचे किससे इसके लिए बेटा मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है डिटेल में 11th क्लास की, जिसमें टॉपिक पढ़ाया जाता है ग्राफ, जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि अगर यहाँ माइनस है तो एक्चुअली में ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये साइन का ही ग्राफ, साइन का ग्राफ चल रहा है ना, साइन का फंक्शन था। अगर यहाँ माइनस होता है एंगल में तो ग्राफ पाई बाय 2 आगे से स्टार्ट होता है। सर मुझे ये आता है, अच्छा ठीक है, ये है ना, तो बस इसको मैंने पीछे करके पूरा कर दिया। ये ऐसे कर सकते हैं पीछे। हाँ, ये आगे पीछे पूरा चल रहा होता है ना। ठीक है सर, वो बढ़िया करा। ये तो मुझे आता था, दूसरा क्या कर रहे हो? तो हम ऐसे पाई बाय 2 से शुरू कर रहे हैं ना। अरे यार तुम्हें इतना समझ है, नेगेटिव में आ रहा है ना, हाँ। तो ये ग्राफ नीचे नेगेटिव से शुरू हो रहा है बस। अब सर लिखने दो सर। पावर, अब बेटा आराम से देखना, पावर का पावर खिल जाएगी इसमें, सबसे ऊंची होगी पावर तो। ऊंची तो होगी बेटा। यहां पर दोनों पॉजिटिव है पहले पार्ट में, तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव, सबसे ऊंची पॉजिटिव। सॉरी, पहले पार्ट रब कर दो बेटा, ये समझ आ गया? पूरा रब कर दो सर, बड़े में बना दो। तो इतना नोट तो करोगे पहले तब। बिठा दो। हो गया पूरा मिटा दो। मैं ग्राफ में दोबारा बड़ा सा बना रहा हूं। ईएमएफ, करंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पावर के आने के चांस कम है, लेकिन ईएमएफ और करंट के आने के चांस बहुत ज्यादा है। कभी कभी आपको ग्राफ बना के देते हैं, कौन सा डिवाइस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अरे रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, किसका ग्राफ है ये? अच्छा समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आपको एंगल वो देखना है। देखो ईएमएफ का ग्राफ तो हमेशा साइन के टर्म्स में ही होगा। ईएमएफ का ग्राफ कौन सा होगा? साइन की टर्म। ई नॉट साइन ओमेगा टी की टर्म्स में ही होगा। करंट का ग्राफ यहाँ पर आए आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ग्राफ जो है वो नीचे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बेटा 4 स्टेप कर लीजिए पावर का बनाने के लिए। एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। पावर ई इंटू आई होता है ना, मतलब आपने ये देखा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आंसर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव आंसर। सर समझ में चला। अपना मल्टीप्लाई करने रहते 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो वही लिखा है ये एक, और ये पॉजिटिव था, एक नेगेटिव, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो आंसर नेगेटिव में आया। ठीक है 2 इंटू 2, सर वो समझ गया मैं। हाँ, लेकिन हमने सर इतनी ही डिस्टेंस पे क्यों बनाया है पावर का ग्राफ? क्योंकि इसके बाद ही एंगल चेंज हो रहे हैं ना, डायरेक्शन, साइन। देखो यहाँ पर ये इतने हिस्से में पूरा पॉइंट ये नेगेटिव, हाँ। इतने हिस्से का करंट ने साइन चेंज कर दिया। हाँ ठीक। ओके जाना सर, अब नीचे से शुरू होगा ना। या याद नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा लॉजिकली कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है। इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? और ये मैं ये कह सकता हूँ, वैल्यू फोन में रखी हुई, लॉजिकली समझ सकते हो कौन सा ग्राफ कौन सा, नहीं तो आप ग्राफ बना ही नहीं पाओगे। सबसे पहले आपने वो गलत नहीं बनाया, आई का वो नीचे से स्टार्ट कर रहा था, वो तो इक्वल इक्वल दिख रहा है। कहाँ इक्वल दिख गया तेरे को? आई का ग्राफ जो आपने पहले बनाया। हाँ भाई पूरा तो अलग अलग है। अब ठीक है, हाँ दिख रहा है ना, आई छोटा है। हाँ दिख रहा है। हाँ ये ग्राफ जा अरे यार ये आई का ग्राफ नेगेटिव से इसलिए शुरू करा है क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 आ रहा था। अगर ये प्लस पाई बाय 2 होता तो ग्राफ ऊपर से शुरू करता। सर ये तीसरी पहाड़ी कहाँ से मोड़ ले रही है अपना? वो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा भाई, ये कहाँ पे काम कर रहे हैं। सर 2 तो बन गई देखो। आप बेटा आप ना बेवकूफों की तरह ग्राफ बनाते हो।
आप पॉइंट मार्क कर ही नहीं रहे कि ग्राफ टर्न कहाँ लेता है। इसे वही तो सोच चार पॉइंट प्लॉट करने हैं बस। पहला इस इनके ऐसे लाइन खींच लो बस, ठीक है। 3 ग्राफ काट चुका हूँ। एक ऊपर ये एक नीचे, पॉइंट से पॉइंट बनाते चलो, ठीक है। फिर नीचे वाले पॉइंट, फिर यहाँ से टर्न ई का बन जाएगा। ठीक है। ऐसे आई के 4 पॉइंट है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से टच करते ऊपर निकलेगा, हाँ फिर यहाँ पर टच करेगा, इसके बाद नीचे आएगा। हाँ अच्छा ठीक ग्राफ बनाना बहुत आसान काम है। एक तो यहाँ पर चार लाइनें खींच लो ग्राफ के आगे, तो पॉइंट आप फिर ग्राफ ही नहीं बन रहा, बताओ। ये बना आई का। आई का तो नेगेटिव में है ना, ई का है पहला। हाँ ठीक है। अरे यार सर एक बात बताओ, आई और ई का एम्पलीट्यूड इक्वल है क्या? नहीं है। अबे भाई आई का छोटा होता है, कितने होता हूँ। अच्छा सब बढ़िया बनाया मैंने बिल्कुल ग्राफ। अब बस पावर बना दो इसमें, ये पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इजी इजी हो गया सर। ये बड़ा होगा ना सबसे। हाँ। ठीक। तो आपको ये ग्राफ देके ही पूछ सकता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ग्राफ देके पूछ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो ये इंडक्टर है। ठीक है। तो इंडक्टर कौन सा है इसमें से? क्या बेटा? और आपने क्या बोला अभी, कौन सा इंडक्टर है? ये आपको ग्राफ बना के दे देगा, कहेगा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है ये, जिसमें ग्राफ ऐसा आता है। तो आपने देखा ईएमएफ तो सबका साइन की तरह होता है, करंट नेगेटिव से शुरू हो रहा है, करंट नेगेटिव से किस में आता है? इंडक्टर में, क्योंकि इंडक्टर में -5/2 आता है। इंडक्टर में क्या आता है? -5/2 करंट में। ये क्या बना दिया मैंने? सही है सर ये? हाँ सही है बिल्कुल। काटने के बाद। ये तो लिखो क्या किस किस का है, अरे यार EIVP परसिस्टेंट। हाँ बेटा, फेजर डायग्राम अगर बनाए, तूने क्या बनाया भाई? मस्त लग रहा है। क्या है ये? अगर फेजर डायग्राम बनाए तो क्या बनेगा बेटा? E का वैल्यू कितना है? E0 sin ओमेगा टी। E नॉट साइन होगा। ओमेगा टी एंगल पर E है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? E0। ये मैंने एंगल ओमेगा टी मान लिया। I का वैल्यू कितना था? I0 sin ओमेगा टी -π/2। माइनस का मतलब π/2 एंगल नीचे आ जाओ, स्लोप कम होगा इसका। π/2 एंगल कहाँ आ जाओ? ओमेगा टी से -π/2 नीचे आ जाओ। हाँ ठीक है, तो मैं ये π/2 एंगल नीचे आ गया, तो ये आपका आ गया करंट का फेजर I0। दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। सर फेजर डायग्राम की खासियत क्या होती है? वो पढ़ेंगे जब एलसीआर सर्किट आएगा, अभी खाली बनाना सीखो। क्यों पढ़ते हैं इसका आंसर बहुत जरूरी मिलेगा। एसी सर्किट के लिए फेजर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है ना E नॉट और I नॉट। हाँ साइन थीटा मिटा दो सर। आगे लिखिए बेटा, इंडक्टर कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। ओ इंडक्टर कनेक्टेड टू सर ये अभी तो कराया। डीसी सप्लाई। अच्छा
अगर आप इंडक्टर को डीसी से कनेक्ट कर दो, हमने कभी इंडक्टर को डीसी से कनेक्ट किया नहीं किया, क्यों? कोई काम ही नहीं करना, तो बोल रहे हैं बैटरी इंडक्टर कनेक्टेड टू डीसी। अगर मैं इंडक्टर को डीसी सप्लाई यानी कि मोबाइल की बैटरी वगैरह से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा? नहीं चलेगा। क्यों? नॉर्मल बैटरी तो होती है, इंडक्टर कैसे? टाइम से बढ़ रहा है। क्या बेटा? नॉर्मल बैटरी तो होती है डीसी करंट वाली। हाँ कैसे क्वेश्चन एक बार आप ही कनेक्ट नहीं रहता नॉर्मल। क्या कह रहे हो बेटा? सर क्वेश्चन आप ही पूछना, आपने क्या पूछा अभी? इंडक्टर कनेक्टेड टू डीसी, हेडिंग लिखिए बेटा। अगर हम इंडक्टर को डीसी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए बेटा, इसमें क्या होगा बेटा? करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट पास कर रहा है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आएगी आएगी। इसमें ई जनरेट थोड़ी होगा अपना, नहीं, क्योंकि आई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आई जो है वो कांस्टेंट है, तो चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ अरे मैं भी पढ़ा लूँ कुछ। यहाँ पर बेटा इंडक्टर विल बिहेव लाइक सोलेनॉइड ओनली। इंडक्टर किसका काम करेगा? सोलेनॉइड, मतलब मैग्नेट का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन इंडक्टर किसका काम करेगा बेटा? सोलेनॉइड का, मैग्नेट का काम करेगा, ठीक है। इसका एक्सेल कितना होगा? रेजिस्टेंस एक्सेल होता है बेटा ओमेगा एल। कॉइलिंग गोल गोल घुमाने की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वो होता है ओमेगा एल। डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होगा, मतलब ये सर्किट को कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा। इंडक्टर प्रोवाइड 0 रेजिस्टेंस टू द डीसी करंट। इंडक्टर, अगर ये प्योर इंडक्टर है तो हम लिख सकते हैं बेटा प्योर इंडक्टर या आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर प्रोवाइड 0 रेजिस्टेंस टू डीसी करंट, 0 रेजिस्टेंस टू डीसी करंट। आइडियल इंडक्टर प्रोवाइड्स 0 रेजिस्टेंस टू द डीसी करंट। हाँ बेटा एक्सेल होता है ओमेगा एल, ओमेगा 0 है, डीसी की फ्रीक्वेंसी चेंज कांस्टेंट रहता है ना, ठीक है डीसी की वैल्यू कांस्टेंट है और ओमेगा होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है तो एसी में तो फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। ठीक है। ओमेगा 0 की फ्रीक्वेंसी तो ये होती है ना v करके। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय न्यू। अच्छा अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो ओमेगा भी 0 है। हाँ ठीक। आइडियल इंडक्टर प्रोवाइड्स 0 रेजिस्टेंस टू द डीसी करंट। कॉइल, ये क्या ग्राफ किस चीज का है? ये तो डीसी करंट बता रहा था, डीसी करंट क्या होता है बेटा। कॉइल वर्ड क्या होता है? अगर इंडक्टर की जगह उसने कहीं पर कॉइल वर्ड यूज कर दिया, कॉइल कर दे, चोक कॉइल यूज कर दे, तो इसका मतलब है वहां पर इंडक्टर के 2 रेजिस्टेंस है। अगर आपके साथ कॉइल या चोक कॉइल वर्ड कर दे यूज, तो है तो ये इंडक्टर, इट इज जस्ट एन इंडक्टर, इट इज जस्ट एन इंडक्टर। लेकिन यहां पर 2 रेजिस्टेंस है, यहां पर 2 रेजिस्टेंस काम कर रहे होंगे। अगर उसने कॉइल वर्ड यूज कर दिया तो वो बेटा वहां पर 2 रेजिस्टेंस काम कर रहे होंगे। एक जिस वायर का बना हुआ है उसका रेजिस्टेंस, भाई है तो वायर, वायर का रेजिस्टेंस होता नहीं होता, और एक गोल घुमाने की वजह से रेजिस्टेंस, गोल घुमाने के वाले रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? एक्सेल, और एक नॉर्मल रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पर उसके पास 2 रेजिस्टेंस होंगे, एक वायर का रेजिस्टेंस होगा आर, एक तो 0 नहीं हो जाएगा, डीसी में तो 0 होगा, एक्सेल वाला तो 0 हो जाएगा। अगर डीसी से कनेक्ट है तो, एसी से कनेक्ट है तो एक्सेल 0 नहीं होगा। तो अगर आपके पास कॉइल वर्ड है, कॉइल यानी तो वहां पर हमें 2 रेजिस्टेंस मानने पड़ते हैं, एक तो नॉर्मल जिस वायर की बनी है उसका रेजिस्टेंस, और एक कॉइलिंग का रेजिस्टेंस, सर्कुलर टर्न का रेजिस्टेंस। सर्कुलर टर्न के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? एक्सेल। सर्कुलर टर्न के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? एक्सेल। सर्कुलर टर्न के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? एक्सेल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर एक बात बताओ, इंडक्टिव, एक मिनट, रिएक्टेंस ओमेगा एल, वो कितना होता है बेटा? ओमेगा एल। इन दैट केस ये 2 रेजिस्टेंस की 2 चीजों के बराबर काम करेगा। मतलब वी कैन अज्यूम दैट कॉइल इज इक्विवेलेंट टू इंडक्टर प्लस रेजिस्टर। हम ये मान सकते हैं कि कोई भी कॉइल जो होती है वो
सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर होती है इंडक्टर और रेजिस्टर के। तो आपको कहीं भी कॉइल वर्ड आएगा तो आप वहां पर दोनों चीज बनाओगे। इंडक्टर वर्ड है तो एक ही चीज बनेगी, सिंपल। इंडक्टर का मतलब है जिस वायर का वो बना हुआ उसका रेजिस्टेंस नहीं लेना। अगर कॉइल वर्ड आ गया तो जिस वायर का बना हुआ उसका रेजिस्टेंस भी लेना है, जिस वायर का बना हुआ उसका रेजिस्टेंस भी लेना है। और कॉइलिंग की वजह से, गोल गोल घूमने की वजह से जो रेजिस्टेंस वो तो अलग है ही है इससे। सर हाँ बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसमें ऐड हो चॉक नहीं कॉइल वाला सर। क्या बेटा? सर चॉक कॉइल पे जो आपने दो बताया तो मुझे समझ नहीं आया अच्छी तरह। बेटा चॉक कॉइल इंडक्टर ही होता है, ठीक है। तो इंडक्टर के अंदर एक तो गोल घूमने वाला रेजिस्टेंस है, वायर गोल गोल घूम रही है ना, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है सर्कुलर टर्न की वजह से, उसको एक्सेल कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा। हाँ या ना? इंडक्टर के अंदर ये रेजिस्टेंस तो पढ़ ही रहे हैं हम। हाँ यस सर। बेटा एक वायर जो जिस भी वायर का बना है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, उसका अपना भी तो रेजिस्टेंस होगा वायर का, रो एल बाई ए वाला। ये जो रेजिस्टेंस है ये रो एल बाई ए वाला है, ठीक है। जिस अभी तक जनरली अगर इंडक्टर वर्ड है तो इंडक्टर भी बेटा बना तो वायर का ही होता है ना। अगर खाली इंडक्टर वर्ड है तो हम वायर का रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर कॉइल वर्ड लिखा हुआ है तो वायर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना। होता तो हर जगह यही है, कोई भी इंडक्टर बना तो वायर का होगा ना, तो वायर का रेजिस्टेंस तो लेना ही चाहिए मुझे। लेकिन अगर इंडक्टर वर्ड यूज करता है तो वायर के रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर कॉइल वर्ड यूज करता है तो हम वायर के रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करते हैं। बात समझ आ गई बेटा? नहीं गोल घुमा हुआ तो एक्सेल तो रहेगा ही रहेगा। तो डीसी में एक्सेल नहीं लगेगा और उसमें दोनों लग जाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि डीसी में एक्सेल 0 होता है, खाली आर काम करेगा। अगर होगा तो, अगर लेना होगा तो, मतलब वो कॉइल लेना, कॉइल हाँ कॉइल में होगा। कॉइल के रूप में, ठीक है। इवाशी क्लियर है बेटा इतना? यस सर। खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लीजिए बेटा। अब क्वेश्चन कराओगे सर? अभी तो क्वेश्चन तो बेटा 1-2 क्लास के बाद शुरू होंगे, कंसेप्चुअल आएंगे नीचे में। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब if an iron rod is inserted in the inductor? What will be the effect on brightness of bulb? What will be the effect on brightness of bulb if an iron rod is inserted in it? अगर एक उसके अंदर आयरन की रॉड डाल दिया आपने, बढ़ती होगी यहाँ पर आपका एक बल्ब लगा हुआ है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लो। What will be the effect on brightness of bulb? ये सर सिर्फ आयरन की रॉड कर रहे हैं। हाँ, if an iron rod is inserted in it, in inductor, तो बेटा देखिए यहाँ पर ये E है, यहाँ पर I जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? XL है ना। तो इसका मैंने रेजिस्टेंस सपोज 0 मान लिया बल्ब का, ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि बस को भी आपने अभी कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है। तो इसमें जो करंट होगा वो E/XL आएगा, V/R होता है। I इक्वल टू क्या लिखूंगा? E/XL लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? XL इक्वल टू क्या लिखूंगा? ओमेगा L। L इक्वल टू क्या लिखूंगा? म्यू नॉट n स्क्वायर A/L। ये ओल्ड है, न्यू कितना हो जाएगा? उसमें आयरन का भी रेजिस्टेंस ऐड होगा क्या? नहीं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, म्यू नॉट के लिए बदल जाएगी। अच्छा हाँ, म्यू नॉट की जगह म्यू आएगा, म्यू आएगा। n स्क्वायर A/L। मीडियम अगर आ गया बीच में तो क्या होगा बेटा? म्यू बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा। म्यू का वैल्यू कितना होता है? जाएगा सर ये। म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर A/L, मतलब म्यू आर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। म्यू आर टाइम्स, हाँ सर। भाई म्यू नॉट n स्क्वायर A/L तो नॉर्मली भी आ रहा है, हाँ तो म्यू आर टाइम्स बढ़ गया, ओके ओके, L बढ़ गया,
डिग्री अगर L इंक्रीज कर गया तो XL इंक्रीज कर गया, XL इंक्रीज कर गया तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज। करंट को हम ले तो रेजिस्टेंस ही ले रहे हैं। हाँ, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घट जाएगा, और करंट घट गया तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ओ भाई सही है। आपने अभी लास्ट चैप्टर में कराया था फॉर्मूला एल। हाँ, EMI एल क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। एल इंक्रीज तो एक्सएल इंक्रीज कैसे? XL इक्वल टू ओमेगा लिखा तो है, और अगर XL बढ़ेगा तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब एक सेकंड, क्या? L बढ़ेगा, हाँ XL बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, I और XL का रिलेशन ठीक है। और एक्सेल भी सर हमने इसमें म्यू आर क्यों किया? मतलब म्यू आर जो है वो आयरन कोर की रिलेटिव परमिटिविटी। आगे आएगा बेटा, इसमें सर अगर ये आयरन रॉड की जगह मैग्नेट दिया होता तो ब्राइटनेस इंक्रीज करती। हाँ, क्योंकि मैग्नेट आगे पीछे करने से आई बढ़ता है। मैग्नेट आगे पीछे करने से आई बढ़ जाता है। पड़ेगा ना वो तो इंडक्शन होता है, वो तो उतना डिटेल में जाने नहीं है। मैं वो सोच रहा था इस आयरन की जगह तो आगे पीछे थोड़ी करे तो बंदा छोड़ दिया ना। अगला है बेटा, अरे सर which bulb will glow brighter? Which bulb will glow brighter? क्या? म्यू आर बढ़ेगा। म्यू आर हाँ बढ़ेगा। हाँ, Which bulb will glow brighter? And which bulb will glow earlier? एक आपके पास बल्ब है, वो सीधा रेजिस्टेंस तक लगा हुआ है। सर एक बात पूछनी है। हाँ, म्यू आर जो मेटल्स वगैरह का होता है हाँ। वो तो ज्यादा होता है, तो जो नॉन मेटल्स वगैरह जो मैंने आयरन दिया है ना अभी। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ। वो नेगेटिव में होता है या नेगेटिव में नहीं होता, म्यू नॉट से कम होता है। तो ब्राइटनेस कम ही होगी काफी। सर ये जो बल्ब है ये एक साथ जलने वाले हैं, धीरे धीरे करके जलने वाले में से एक हाथ जलने वाला है। धीरे धीरे कौन से चलते हैं? ऐसे धीरे धीरे करके ब्राइटनेस बढ़ती है। एलईडी की बात कर रहे हो, CFL क्लोरोफ्लोरेसेंट लैंप्स जो होते हैं, ऐसे चलते हैं वो पहले धीरे जलते हैं तो धीरे धीरे ब्राइट होते चले जाते हैं। CFL पहले रखती थी, तुम भूल रहे होगे। जब तक वो पूरे ब्राइट होते हैं तब तक सामने वाला काम करके जा चुका होता है। बस ज्यादा हो गया। कौन था आप बताओ। भाई बहुत ये बेटा DC, यहाँ पर DC है। क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन क्या है? ऊपर एक रेजिस्टेंस है R, इसका वायर का रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर की वायर का रेजिस्टेंस कितना है R, एक्सएल कितना होगा DC में एक्सएल कितना होता है 0। तो आपको बताना है बेटा कि कौन सा बल्ब ज्यादा जल्दी जलेगा। तो होगा क्या बेटा, यहाँ से सपोज I करंट निकला तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस R है, ऊपर भी यहाँ तो एक्सएल काम ही नहीं कर रहा, नीचे वाली में क्योंकि डीसी सप्लाई है तो नीचे का एक्सएल काम नहीं कर रहा, तो होगा क्या, दोनों वायर में बराबर करंट जाएगा। तो ब्राइटनेस सेम रहेगी। ब्राइटनेस क्या रहेगी बेटा, पूछना है, ये बाद में नहीं पहुंचता करंट दूसरे बल्ब तक। सेम, ठीक है। अब है कौन जल्दी चलेगा, तो इन B1 ग्लो अर्लियर, क्योंकि विंडो में टर्न्स रहने हैं। नहीं B1 में वो क्या करेगा, एक करंट मतलब एनर्जी लेके जा रहा है, एनर्जी तो बल्ब को देगा। इंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। ये क्या करेगा, पहले एनर्जी स्टोर अपने अंदर करेगा, बाद में उसको पास होने देगा। इंडक्टर इज अ डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या करेगा, B1 को तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। इंडक्टर लास्ट चैप्टर में है। हाँ, EMI में पढ़ाया था, ठीक है। B1 को तो तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, जबकि B2 को पहले इंडक्टर चार्ज होगा खुद, जब पूरी एनर्जी स्टोर कर लेगा उसके बाद एनर्जी किसको देगा, B2 को। ठीक है। ब्राइटनेस वाले को बता दो बेटा, ब्राइटनेस का लेना देना करंट से। हाँ। तो यहाँ दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर है ना, अगर रेजिस्टेंस बराबर होता है तो करंट इक्वली डिवाइड होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आई था, रेजिस्टेंस दोनों तरफ आर था, ठीक है, तो करंट इक्वली वैल्यू आधा I/2 इधर गया, I/2 इधर गया। अगर करंट बराबर गया तो ब्राइटनेस क्या आएगी, सेम। और अगर अलग अलग होती रेजिस्टेंस तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। नहीं कभी कम ज्यादा तो बता रहे हैं, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो करंट कम जाता, ब्राइटनेस कम हो जाती। लेकिन इसमें लिख के दिया दोनों का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस आर है। एक्सएल कितना लेना है, 0। सर एक बार अभी लिखवा दो प्लीज, लेकिन आप इतना लिखूंगा, अपने आप लिख लो, टाइम दे रहा हूँ। लिख दिया सर। उसे लिखना है, लिखना है। और मैं क्या होता रहा हूँ, इतना लिखने का काम हो गया। हाँ सर 4 बार तो सर एक साथ सारा बुद्धि में घुसता नहीं है, छोटी बुद्धि है। AC सर्किट कनेक्टेड टू, अरे समझाओ तो लिखने दो सर, AC सर्किट बनाऊं। क्या रीजन था एक बार P1 क्यों बढ़ गया था? क्योंकि बेटा इंडक्टर पहले खुद एनर्जी लेगा, स्टोर करेगा, बाद में B2 बल्ब को देगा। लिखने का हो गया। नोट्स थोड़े साथ साथ बना दे, दूसरा 8 जुलाई। बस नोट्स ही बना। तो वही देख यार, गलत नहीं करता है नोट्स, करते साथ साथ। नहीं भाई छोड़ दो सर, शट अप, 9 मिस हो गए। 10 बजे क्लास में। ऐसा मत बोलो। नहीं सर ऐसे AC सर्किट सही में कनेक्टेड टू कैपेसिटर ओनली। सर पापा बाहर खड़े हैं। कोई बात नहीं। AC सर्किट कनेक्टेड टू कैपेसिटर ओनली। अभी हमने पहले कहा रेजिस्टर थे, फिर इंडक्टर थे, अब आएगा बेटा कैपेसिटर थे, फिर मिक्सचर। इंडक्टर कैपेसिटर सब लगे सीरीज में, पैरेलल में जैसे मर्जी लग सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, छोटी बुद्धि है तुम्हारी, इसलिए तुम्हें नहीं पढ़ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन भयंकर फेजर यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? फेजर जो हम पढ़ रहे हैं छोटा छोटा, वो बड़े लेवल पे यूज करना पड़ता इससे है। पहले हम वो पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? जो सिलेबस में नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा एनसीईआरटी में ही नहीं है या तो डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं हम फिर? भाई सीरीज में सीरीज तो है, एनसीईआरटी में ही कट गया। नहीं है ही नहीं। AC सर्किट कनेक्टेड टू, तो हमें सारे फेजर डायग्राम रटने हैं मतलब? हाँ रट लियो भाई। AC सर्किट कनेक्टेड टू या ब्राइटनेस ऊंची होती है। कैपेसिटर ओनली। AC सर्किट कनेक्टेड टू कैपेसिटर ओनली। सर दो डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ। अभी आएंगे इसके ऐसे कुछ। हाँ सीरीज में आएंगे ना कि दो लगे हैं, इंडक्टर रेजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, सीरीज वाले आएंगे। पैरेलल में भी लग सकते हैं, पैरेलल वाले सिलेबस में नहीं है सर हाँ सर बस एक बार लास्ट टाइम पक्का ब्राइटनेस वाला एक और बार बता दो प्लीज। कौन सा ब्राइटनेस बेटा? कि ब्राइटनेस दोनों की सेम है। क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम है। करंट सेम डिवाइड होगा, ठीक है। बट पैरेलल में करंट सेम थोड़ी होता है। क्या बेटा? डिवाइड सेम हो रहा है ना? डिवाइड सेम हो रहा है ना। हाँ बेटा, अगर ये कैपेसिटर है, इसको आपने AC से कनेक्ट किया, इसका EMF E इक्वल टू कितना होगा? E0 sin ओमेगा t। यहां से जा रहा है I करंट, ठीक है, ये I इसके अंदर स्टोर होगा। तो बेटा I इक्वल टू कितना होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस और नो? I कितना होगा बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू कितना होगा बेटा? CV। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है Q, वो किसके बराबर होता है बेटा? CV के। तो वोल्टेज की जगह यहाँ E है, E का वैल्यू कितना है बेटा? C तो बाहर आ गया, E की जगह E0 sin ओमेगा t by dt, E0 भी बाहर आ गया, C डेरिवेटिव ऑफ sin ओमेगा t by dt। sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, तो ये आ जाएगा E0 C cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, ओमेगा C E0 cos ओमेगा t। cos थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा? sin 90 प्लस थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हो? क्यों 90 sin 90 माइनस थीटा होगा ना? 90 प्लस थीटा भी वही होता है। हैं? आठवीं से ठीक है,
इसको आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर बेटा आई आ गया, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एंगल ओमेगा टी है, यहाँ पर एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। अब जैसे बच्चा कह रहा था 90 माइनस थीटा पुट कर दूं, करने को तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी कर सकता हूँ, उससे मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुश्किलें क्यों बढ़ जाएंगी बेटा, क्योंकि दोनों का एंगल ओमेगा टी से कंपेयर होता है। यहाँ पर ओमेगा टी पॉजिटिव है, यहाँ ओमेगा टी कैसे चला गया, नेगेटिव। छोटी बुद्धि बढ़ जाएगी फिर आपकी। तो फिर वो ऊपर से शुरू होगा हैं? ग्राफ। अरे वो तो एंगल की जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से देखते हैं। वेरिएबल दोनों का सेम साइन का होना चाहिए। बट सर वो तो उसमें ये हुआ था लास्ट, क्यों, उसमें ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी देखो दोनों में पॉजिटिव है। अच्छा इसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 था। हाँ वहां पर ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 तो कांस्टेंट जैसा मर्जी हो। ठीक है, समझ लेकिन यहाँ पर बेटा मैं 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ। cos x sin 90 माइनस थीटा भी होता है और sin 90 प्लस थीटा भी होता ग्राफ है। अलग बनेंगे, सेम ही हाँ, बनेंगे। अलग नहीं। तो बेटा देखिए sin 90 प्लस थीटा लेने के मतलब समझ आ रहा है, मैं 90 प्लस थीटा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ताकि ओमेगा सेम रहे, ओ एंगल का जो इनिशियल फेज है वो सेम रहे ओमेगा टी। तो यह आ जाएगा ओमेगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब भाई दिक्कत आ गई फिर बेटा, आई का फॉर्मेट बी बाय आर होना चाहिए, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, लाओ जबरदस्ती। जबरदस्ती लाने के लिए आपने क्या किया, ये था ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसको उठा के पटक दिया, ओमेगा सी को ऊपर से उठा के उल्टा पटक दिया। ओ भाई ठीक है, अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो ओमेगा सी ऊपर जाएगा ना। ये जस्ट इसीलिए किया है क्योंकि आई इक्वल टू वी बाय आर से फॉर्म मुझे मैच करानी है। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि आई इक्वल टू वी बाय आर से फॉर्म मैच करानी है, तो ओमेगा सी को उल्टा कर दिया। अब इसको क्या कह देंगे, 1 बाय ओमेगा सी को रेजिस्टेंस। तो अकेले ओमेगा सी को कैसे कर सकते हैं उल्टा? क्यों? अच्छा पूरे उल्टा कराया, ओके ओके। ठीक है, तो बड़ा 1 बाय ओमेगा सी को क्या हमें रेजिस्टेंस लाने के लिए करा ना, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के बराबर टर्म है वो कौन बन गई, 1 बाय ओमेगा सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सी। एक्सी 1 बाय ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सर एक बार फिर से बता दो, हमने ओमेगा सी को क्यों किया उल्टा? रेजिस्टेंस लाने में आई इक्वल टू वी बाय आर, आर तो नीचे आना चाहिए था ना कुछ। हाँ तो ये तो वोल्टेज थी, हाँ। इसको तो करना नहीं था, ये तो वोल्टेज की टर्म बना रही है, बाकी जो बचा उसको उल्टा कर लिया। तो यहाँ पर एक्सी कितना हो गया, 1 बाय ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। एक्सी का ग्राफ ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का कैसा आएगा, इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कैसा आता है ऐसा। एक्सी का ग्राफ ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का कैसा आएगा ऐसा। एक्सी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम, है तो रेजिस्टेंस ही, है तो रेजिस्टेंस ही, तो ऐसा यूनिट क्या आएगा, ओम। तो फाइनली व्हाट वी कैन राइट टू करंट, तो यहाँ पर हम करंट को लिख सकते हैं बेटा ई नॉट बाय एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसको हम क्या लिख देंगे अब, आई नॉट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि कैपेसिटर में सी याद रखना, सी कैपेसिटर में करंट लीड करता है, नहीं तो भूल जाओ कि इसमें कौन लीड करता है। सिंपल सी बात है, सी याद रखो, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। कैपेसिटर में करंट है। ठीक है, नहीं तो आप पेपर में जाके जरूर भूलोगे कि इसके अंदर कौन लीड कौन लैग कर रहा है। तो सीसी वर्ड याद रखो, सीसी का मतलब है कैपेसिटर में करंट लीड करता है, एंगल तो पाई बाय 2 ही है, सर लीड मतलब इसमें प्लस पाई बाय 2 आ रहा ग्राफ बनाएगा उसको ऊपर से। है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लीड का मतलब है कि प्लस पाई बाय 2 आ रहा है ना, ग्राफ बनाएंगे बेटा, धीरे धीरे चल रहे हैं। सर आज नहीं 9:30 हो गए। कैपेसिटर में बेटा करंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाय 2, करंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाय 2 या वोल्टेज लैग करंट बाय पाई बाय 2। करंट आगे चलता है, सीसी याद रखना बेटा, करंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। कैपेसिटर में करंट लीड करता है क्योंकि उसमें प्लस पाई बाय 2 आ रहा है। पहले क्या लीड कर रहा था, फिर पहले वोल्टेज लीड कर रही थी, एंगल क्या आ रहा था पहले, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो करंट पीछे चल रहा था।
यही सब बातें तो याद रखनी है। किसमें करंट रेजिस्टर में सेम केस में था, इंडक्ट वोल्टेज और कैपेसिटर करंट। इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रही थी, करंट -5/2 चल रहा था। कैपेसिटर में करंट +5/2 चल रहा है। सर ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं बेटा। सर अब ना हो पाएगा कसम से। जैसे पूछ रहा हूँ मैं, सर बहुत थक गए हैं सर, पिछले 2 घंटे से लगातार क्लास चल रही है। मजाक मैंने तेरे राय मांगी नहीं मांगी ना? लिखो शुड आई रैबिट। इतना नोट हो गया बेटा आरएचएस वाला सबका? सर बस इतना बता दो, लास्ट है ये। नहीं, अरे सर देखो बेटा, आज तो चैप्टर कंप्लीट करेंगे भाई। देखो अगर आपको ग्राफ बनाना है तो संडे आएगा ना उस दिन से लंबी हुई थी। नहीं उस दिन तो डेट, अब तो उस दिन तो वो ही 2:30 घंटे की क्लास थी ना। ईएमएफ करंट पावर। फिर मेडिकल रूम में पेपर देना पड़ जाएगा भाई। ये बेटा ईएमएफ का इक्वेशन बन गई, E = E0 sin ओमेगा t। ये तो आंख बंद करके बना सकते हो अब तुम आप, सर देखो मैं तो Yes. पावर को बनाऊंगा सबसे E0 sin ओमेगा t। करंट का इक्वेशन क्या है बेटा? +5/2। तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा होगा लेकिन शुरू कहां से होगा? ऊपर से। पर ओए ये क्या कर दिया? ऊपर से हो रहा है ना भाई, +5/2 अभी फिर माइनस से नीचे से हुआ था। नहीं ऊपर से शुरू हुआ तो ऊपर से ऊपर क्यों नहीं गया? भाई ऊपर से चला जाएगा, रहेगा तो एक्सिस के एक्सिस के आसपास तो रहेगा। इसका मतलब है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना उसके /2 से स्टार्ट हो रहा है उधर से, इसका मतलब ये। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा I। या फिर ये समझ लो cos का ग्राफ है, हाँ वही समझ रहा cos इनवर्स का ना इनवर्स I = I0 sin ओमेगा t +5/2। रहेगा अभी भी उससे नीचे ही ना E0 से। हाँ, तो बाकी 4 इससे है। सर देखो मैं बताता हूँ, P का पहले ऊपर होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव 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 पॉजिटिव। फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, देखो सर काम है जी। ये ग्राफ बन जाएगा पावर का। फेजर फेजर सर वही होगा अपना, पहले तो एक सीधा बना देंगे हम, उसके बाद फिर हमारा क्योंकि प्लस है तो ऊपर उतना ले जाएंगे 5/2 ये ग्राफ बन गया बेटा। फेजर बनाते हैं तो रैंडमली किसी एंगल पर ईएमएफ है ओमेगा टी, ये ईएमएफ है +5/2। ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? E0। इससे +π/2, π/2 आगे कौन चल रहा है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट Current। जाएंगे। अरे भाई इससे π/2 आगे कौन चल रहा है बेटा? करंट। ये इसका फेजर बन गया। करंट बना लेना ना आपको। हाँ बना ले, तेरे हाथों में क्या हो गया? मेहंदी लगी है? हाँ, मैं नहीं कर सकता। सर बन गया है सर, अब खत्म सर, अब ना हो सारे में 13 और पढ़ा दो सर, अब ना हो पाएगा ठीक है ये सर, टाइम हो गया पूरा सर, आज गुड डे बहुत ज्यादा पढ़ाया। अरे कुछ भी चल रहा है। सर बस।